जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर नंबर 2 होता है, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी व्याकरण से। उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 82 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 81 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? परिपत्र कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है, अधिसूचना कहलाता है या फिर आवेदन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो साथियों वो परिपत्र कहलाता है। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, कहीं नहीं होता। तो कहाँ पे होता है साथियों? तो सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। ठीक है, सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। ठीक है, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। ठीक है, वहीं पे साइन होता है। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या फिर विज्ञापन। तो साथियों नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो है आवेदन पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग प्रार्थना पत्रों, ये ज्ञापन का जो प्रयोग होता है वो प्रार्थना पत्रों, आवेदन पत्रों, सूचना प्राप्ति आदि के लिए उत्तर प्राप्ति हेतु लिखा जाता है। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन को एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं साथियों। किसी सूचना को समाचार पत्र में प्रचार हेतु अगर छपवाना तो उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? किसी सूचना को समाचार पत्र में प्रचार हेतु छपवाते हैं तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। भाषा की मूल इकाई है, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या फिर वर्णमाला है। तो क्या है साथियों भाषा की मूल इकाई? तो भाषा की जो मूल इकाई है वो है ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है साथियों। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द होता है, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई साथियों ध्वनि होती है। तो ध्वनि जो है आपका भाषा की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख है, क है, अंगा है या फिर ह है। तो क्या है साथियों? कंठ, महाप्राण और घोष, इन तीनों को आपको बताना इसमें से कौन सा है। तो साथियों ह जो है आपका, ह वर्ण कंठ, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण है साथियों। ठीक है, कंठ में क्या आता है साथियों? कंठ जो क, ये ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये कंठ में आता है, अल्प प्राण में आता है और अघोष वर्ण में आता है। ख की बात करें साथियों, ख की भी जान लीजिए, कंठ में आता है, महाप्राण में आता है, अघोष वर्ण में आता है। और यहाँ पे अंगा की बात करें, ठीक है, अंगा की बात करें तो कंठ में आता है, अल्प प्राण में आता है, घोष वर्ण में आता है। इसलिए साथियों आप लोग उच्चारण स्थान को एकदम बढ़िया से याद रखिए और अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सब चीज़ों को, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनको आप हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये जो रेखांकित चिन्ह है इसको पहचानना है, ये क्या है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है या फिर लाघव चिन्ह है। तो क्या है साथियों? तो यह जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का, ठीक है, जो रेखांकित चिन्ह है वो पूर्ण विराम है ये, और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, कवित्री, अज्ञान या फिर अज्ञान। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है अज्ञान। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपका ज्ञान है, अन्य विकल्प आपके बिल्कुल अशुद्ध हैं। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। तो विकारी शब्द का उदाहरण बताना है साथियों। तो विकारी शब्द, तो लड़का जो है आपका विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द का उदाहरण है। लड़का विकारी शब्द का उदाहरण है साथियों।
किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं साथियों जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है, तो रूप जब बदल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, विकारी होते हैं, और रूप नहीं बदलता है तो वहाँ पे अविकारी हो जाते हैं। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो कितने होते हैं साथियों? तो जो विकारी शब्द के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, कारक और वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है साथियों। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, यहाँ लड़का शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। और विकारी शब्द के जो 4 प्रकार होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है। एक संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम हुआ, और तीसरा क्रिया होता है, और चौथा विशेषण होता है। तो विकारी शब्द के अंतर्गत जो आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। करना के लिए स्वयं तुम्हें, तो सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसमें साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है स्वयं। स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं और खुद ये आता है, इनको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पाक है, पवित्रात्मा है, पवित्र है या फिर पवित्रतम है? तो पवित्रता का विशेषण बताना है। तो आपका जो सही साथियों जवाब होगा वो है पवित्र। ठीक है, तो पवित्रता का जो विशेषण होगा वो पवित्र होगा। ठीक है, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है साथियों? तो मोहन एक शालीन लड़का है, इसमें शालीन जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है साथियों, वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, याद रखना है। जैसे उदाहरण की बात करें, मोहन एक शालीन लड़का है, आप यहीं पे देख लीजिए। तो शालीन शब्द का प्रयोग मोहन के चरित्र के लिए उपयोग किया गया है और इस शब्द के जरिए मोहन का गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है साथियों? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, तो साथियों इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, वाक्य शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं में ज्यादा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है साथियों। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल या मात्रा का बोध कराएं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 किलो चीनी, थोड़े फल, 1 लीटर दूध आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है साथियों उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष्य या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। राजीव एक अच्छा लड़का है, उदाहरण देखिएगा, राजीव एक अच्छा लड़का है और अच्छा शब्द विशेषण है तथा लड़का शब्द आपका विशेष्य है, उस उदाहरण में ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है साथियों? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेष्य है या फिर प्रविशेषण है? तो इसमें सबसे क्या है? तो सबसे आपका प्रविशेषण है साथियों। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है में प्रयुक्त जो सबसे है प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं और उन्हें ही हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। शिखा सुंदर लिखती है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या फिर संबंध बोधक अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण अव्यय है? तो शिखा सुंदर लिखती है साथियों, इस वाक्य में
क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। किसी भी क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऑप्शन में माने आपका वाक्य जो है, शिखा सुंदर लिखती है, राम बहुत थक गया है, ये आपके उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है या फिर कोई प्रकार नहीं होता? तो बताइए साथियों, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं साथियों वो 3 होते हैं। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, और इनमें से जिसकी प्रधानता हो जाती है वही वाच्य हो जाता है। और वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, आपने देखा। पहला कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा भाववाच्य होता है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो जाएगी वहाँ पे कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाएगी कर्मवाच्य, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो जाएगी वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, टोकरा, टोकरी, पतीला, पतीली। तो आपको बताना है लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म। तो असंगत युग्म जो होगा वो आपका टोकरा और टोकरी होगा। अगर हम इसके संगत युग्म की बात करें तो टोकरा का टोकरी होगा साथियों। ठीक है, टोकरी, यहाँ पे टोकरी ऐसे लिखा जाएगा, टोकरी बड़ी की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लिखा हुआ है तो इसलिए यह आपका असंगत युग्म हो जाएगा। बाकी शेष आपके संगत युग्म है, लेखक का लेखिका, चूहा का चूहिया, पतीला का पतीली। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाह का सामान्य बहुवचन है। बाहों, बाजुओं, बाह, बाहें। तो बाह का सामान्य बहुवचन बताना है तो बाहें होगा साथियों। क्या होगा? बाहें हो जाएगा। ठीक है, और बाह जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कपड़े, कुछ नए, छोटी बच्ची, मुझे। तो आपको कर्ता बताना है तो कर्ता जो होगा साथियों वो मुझे होगा। ठीक है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं और मुझे इसमें क्या है? वाक्य में मुझे शब्द करता है साथियों। जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, और कारक की जो संख्या होती है वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब आप बताइए करण कारक का उदाहरण किसमें है? तो वह कलम से लिखता है, इसमें जो है आपका करण कारक का उदाहरण है। साथियों, से के द्वारा माने किसी के द्वारा जब लिखा जाता है वहां पे करण कारक हो जाता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहां पे करण कारक होता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अटारी, कमरा, हंसी या फिर कमरा। तो बताइए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो तद्भव रूप साथियों जो होगा वो है अटारी। ठीक है, अटारी आपका तद्भव है और शेष विकल्प आपके बिल्कुल असंगत हैं। दर्शन का तद्भव रूप बताना है, क्या होगा? दर्शन है दर्शन, दर्श, दर्शन, तद्भव रूप। तो दर्शन का जो तद्भव रूप होगा साथियों वो दर्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारी में उपसर्ग है। सह है, सहकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहकारी में जो उपसर्ग होगा साथियों वो है सह। ठीक है, स उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं, जैसे सहकारी हो गया आपका, सहकर्मी हुआ, सहयोगी हो गया, सहपाठी हो गया, ठीक है, सहभागी हो गया। तो ये क्या होते हैं? सह उपसर्ग से बने शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इक है, इन है, उन या अन। तो नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है साथियों। ठीक है, अन। तो नयन शब्द में जो प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है और तथा मूल शब्द ने। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होता है, ने धन अन, ने धन अन बराबर होता है नयन। अब साथियों आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जो हमारे साथी वीडियो को लगातार अंत तक देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि ने धन अन बराबर नयन हुआ, इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, या फिर स्वर संधि है, तो उसका कौन सा भेद का है ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो साथी आपके इसी एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।